हमारी कहानी है रानी की कोख से पत्थर जन्मा। तो चलिए हमारी कहानी हम शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था जिसको 4 रानियां थी। राजा और चारों रानियों को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से परेशान में डूबा रहता कि उत्तराधिकारी के अभाव में उनके बाद राज्य का कारभार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने बताया कि अमुक स्थान पर एक ओझा रहता है जो झाड़ फूक जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि इस ओझा से मिलने से कोई हानि भी तो नहीं है। यह विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर ओझा से मिलने चल पड़ा। घने वन के मध्य ओझा की झोपड़ी थी। राजा ने ओझा के पास पहुंचकर उसे अपनी समस्या बताई। राजन, आपकी चारों रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी। वह पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। ओझा ने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। राजा ने कहा, आपको अभी लौटते समय वन में एक अनाथ बैगा युवती मिलेगी। आप उससे विवाह करेंगे। वही बैगा रानी आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेंगी। ओझा ने कहा। राजा ने ओझा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। पता करो कि ये कौन रो रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही ढूंढ खोज में लग गए। अंततः उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। तुम कौन हो? यहाँ घने वन में क्या कर रही हो? राजा ने उस युवती से पूछा। मैं एक अनाथ हूँ। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहाँ वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। इतना कहकर वह युवती पुनः रोने लगी। क्या तुम बैगा हो? राजा ने युवती से पूछा। जी हाँ। किंतु आपने ये कैसे जाना? युवती को आश्चर्य हुआ। तुम इतनी सुंदर हो। इतनी सुंदर तो कोई बैगा युवती ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा ने उस युवती से कहा। राजा समझ गया था कि वे वही युवती है जिसके बारे में ओझा ने बताया था। युवती को भला क्या आपत्ति होती? हर युवती रानी बनना चाहती है। उस युवती ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। राजा युवती को लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन उसने बैगा युवती से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। वह युवती बैगा रानी कहलाने लगी। बैगा रानी के आने से शेष चारों रानियों को अच्छा नहीं लगा। वे बैगा रानी से चिढ़ने लगी। जब रानियों को पता चला कि बैगा रानी गर्भवती है तो वे चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि यदि बैगा रानी ने संतान को जन्म दे दिया तो उन सबकी अपेक्षा बैगा रानी का महत्व बढ़ जाएगा। जबकि राजा को बैगा रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया। उसे लगा कि ओझा का कथन अक्षरशः सत्य हो रहा है। उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल गया। चारों रानियों ने तय किया कि बैगा रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देंगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगी कि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया है। षड्यंत्र रचकर चारों रानियों
ने बैगा रानी की देखभाल का नाटक करने लगी। संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची। राजा, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी राजा मिलेगा। ऐसी शुभ अवसर पर आपको महल के बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पहली रानी ने कहा। तुम ठीक कहती हो। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थी कि बैगा रानी जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में ना रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी बैगा रानी के पास पहुंची। बहन, हम चाहती है कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट न हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेंगी। दूसरी रानी ने बैगा रानी से कहा। बैगा रानी भी भोली, और फिर भला कौन सी माँ ऐसी होंगी जो अपनी संतान का भला न चाहती होंगी। बैगा रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही बैगा रानी बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने बैगा रानी की संतान को, जो कि एक सुंदर पुत्र था, उठाकर चौथी रानी ने बैगा रानी के पुत्र को अपनी दासी को दे दिया कि वह उसे ले जाकर वन में भूमि में गाड़ दे। और दासी ने जाते ही चारों रानियों ने बैगा रानी का सिर धान के कोठे से निकाल लिया और विलाप करने लगी कि बैगा रानी ने तो पुत्रों को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। तत्काल राजा को बुलावा भेजा और राजा आए। राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर को देखा तो वह आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि ओझा ने उसको मूर्ख बनाया है और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे मर दिया है। अन्यथा कभी कोई स्त्री किसी पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने बैगा रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। बैगा रानी के पास पुत्र के पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था। अंततः वह क्या कर सकती थी। उसने भी राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। उसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया था, अन्यथा प्रजा के मन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि बैगा रानी ने बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। लेकिन हम बैगा रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? राजा ने पूछा। बैगा रानी के शव के बदले मैं अपनी दासी का शव रख दूंगी, चौथी रानी ने कहा। चारों रानियों की षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थी ताकि वास्तविक बात किसी को भी पता न चल सके। चारों रानियों ने ऐसा ही किया। बैगा रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इधर जब दासी बैगा रानी के पुत्र को भूमि में गाड़ रही थी तो उसका यह कृत्य एक शेरनी ने देख लिया था। दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से बैगा रानी के पुत्र को निकाला और अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। लो, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा भाई लाई हूँ, शेरनी ने अपने शवों से कहा। शेरनी के 4 शावक थे। चारों अपने छोटे भाई के रूप में बैगा राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेरनी भी अपने शावकों के साथ बैगा राजकुमार का पालन पोषण करने में लग गई। धीरे धीरे बैगा राजकुमार और शावक बड़े हो गए। बैगा राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया और शावक बलशाली शेरों के रूप में विकसित हो गए। एक दिन बैगा राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ से कहा कि मुझे एक धनुष्य बाण दिला दो जिससे
मैं पूरे परिवार के लिए शिकार करूंगा। शेरनी बैगा राजकुमार के लिए धनुष्य बाण बनाने लोहार के पास चली गई। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष्य बाण बना दिया। शेरनी ने धनुष्य बाण बैगा राजकुमार को दे दिया। इस दिन से बैगा राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ वन में आ पहुंचा। उसने बैगा राजकुमार को धनुष्य बाण से शिकार करते हुए देखा। इतना बड़ा धनुष्य बाण इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसने विचार किया कि यदि यह धनुष्य बाण मैं अपने राजा को भेंट कर दूंगा तो वह मुझे बहुत सारा इनाम देगा। इस लोभ में पड़कर सिपाही ने बैगा राजकुमार का पीछा किया। शिकार करते करते जब बैगा राजकुमार थककर सुस्ताने बैठ गया और उसे झपकी लग गई तो सिपाही ने चुपके से उसका धनुष्य बाण अपनी पीठ पर लादा और भाग खड़ा हुआ। जब बैगा राजकुमार की आंख खुली तो उसे अपना धनुष्य बाण नहीं दिखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे नहीं मिला। वह दुखी मन से अपनी गुफा में लौट गया। इधर सिपाही ने धनुष्य बाण ले जाकर राजा को भेंट दिया। जब धनुष्य बाण इतना बड़ा और भारी है तो उसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा। राजा ने सिपाही से पूछा। नहीं राजा, वह तो एक सुकुमार युवक था। सिपाही के मुंह से असली बात निकल गई। यह सुनकर राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया कि वह उसे चोरी का सामान भेंट कर रहा है। साथ ही उसे यह जिज्ञासा हुई कि वह युवक कौन है, देखने में कैसा है जिसका यह धनुष्य बाण है। राजा ने विचार किया कि यह धनुष्य बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वह युवक इसे लेने आएगा तो उसे वे देख लेंगे। यह समाचार पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा। चारों शेरों ने भी सुना। वे अपने छोटे भाई का धनुष्य बाण वापस लाने का उद्यम उठे, किंतु शेरनी ने उन्हें समझाया कि उनका मनुष्य के बीच जाना उचित नहीं है। बैगा राजकुमार को ही जाना होगा। इसके बाद बैगा राजकुमार राजा से मिलने अकेले ही चल पड़ा। राजा के महल के पास पहुंचकर उसे प्यास लग गई। बैगा राजकुमार महल के पास स्थित पोखर में पानी पीने को रुका। जिस समय वह पानी पी रहा था उसी समय महल की अटारी से राजा की चारों रानियों ने झांक कर नीचे देखा। इन्हें बैगा राजकुमार दिखाई दिया। चारों रानियों को बैगा राजकुमार की वेशभूषा बड़ी विचित्र लगी। वे बैगा राजकुमार का उपहास करने लगी। देखो देखो, हमारे महल के पास ये कैसा पशु आया है। एक रानी ने बैगा राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, मुझे तो यह पशु बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है। दूसरी रानी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। तीसरी रानी ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में भेज देना चाहिए। चौथी रानी खिलखिलाते हुए बोली। रानियों के ताने सुनकर बैगा राजकुमार ने अपना सिर उठाकर रानियों की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला। मैं पशु की तरह भले ही दिख रहा हूँ, किंतु उन रानियों से तो अच्छा हूँ जिन्होंने अपनी पांचवी रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना सुनकर बैगा राजकुमार महल के द्वार की ओर चल पड़ा, किंतु उसकी यह बात सुनकर चारों रानियां सुन्न रह गई। हमने तो यह बात सबसे छिपाई थी। राजा जी ने भी किसी को यह नहीं बताया। हमने अपने उस दासी को भी मरवा दिया था जो यह भेद जानती थी। फिर यह राजकुमार को कैसे ये भेद पता चला? यह भेद मालूम कैसे हुआ? पहली रानी चिंतित हो उठी और बोली।
हाँ, यह तो बड़े संकट का विषय है। हमें इस युवक की गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा। दूसरी रानी ने कहा। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों को बताया कि वह युवक धनुष्य बाण चलाने आया है। रानियों ने यह सुना तो उन्होंने योजना बनाई कि वह युवक चाहे धनुष्य बाण चला पाए या न चला पाए, किंतु इस परीक्षा के बाद उसे मरवा देना होगा ताकि रानियों का भेद वह किसी और को ना बता सके। बैगा राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां बैगा राजकुमार को धनुष्य बाण की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश दे दिया कि जैसे ही बैगा राजकुमार बाण चलाकर धनुष्य नीचे रख दे, वैसे ही तुम दोनों उसे मार डालो। रानियां बैगा राजकुमार को अपने सामने मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थान पर जा पहुंची। युवक, धनुष्य पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष्य बाण तुम्हारा ही है। हम तुम्हें तुम्हारा धनुष्य बाण ही नहीं देंगे, अपितु ढेर सारे इनाम भी देंगे। राजा ने बैगा राजकुमार से कहा, महाराज, यह धनुष्य बाण मेरा ही है। मैं अभी इसे चलाकर यह बात साबित कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे न्याय दीजिएगा। बैगा राजकुमार ने कहा, न्याय? यह कैसा इनाम मांग रहे हो तुम युवक? राजा ने चकित होकर कहा, पहले आप मेरा धनुष्य बाण चलाना देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। बैगा राजकुमार ने कहा और धनुष्य पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचकर बाण चला दिया। बाण गरजता हुआ, ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो बैगा राजकुमार को मारने वाले थे। यह दृश्य देखकर चारों रानियां डर गई, जबकि राजा बैगा राजकुमार का कौशल्य देखकर अभिभूत हो उठा। मांगो युवक, जो भी मांगना चाहे वह मांगो। राजा ने बैगा राजकुमार से कहा, न्याय अवश्य मिलेगा। युवक, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूंगा जिसने तुम जैसे वीर संतान को जन्म दिया। राजा ने कहा, महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बातें हैं कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे यह कह दिया कि मेरी माँ ने एक पत्थर को जन्म दिया है। बैगा राजकुमार ने कहा, क्या? राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गई कि अब उनका भेद छिपा नहीं रह सकता है। इसी समय शेरनी अपने चारों पुत्रों के साथ वहां आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया। भय से थर-थर कांपती रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने अपनी चारों रानियों की करतूत के बारे में सुना तो वह अवाक में रह गया। इन चारों रानियों के सिर मुंडवाकर इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दे। राजा ने सिपाहियों को आदेश दे दिया। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बना लिया और उनके सिर मुंडवाकर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजा ने अपनी 5वीं रानी अर्थात बैगा राजकुमार की माँ की खोज में सिपाही दौड़ा दिए। दूसरे दिन 5वीं रानी एक घने जंगल में मिल गई जहां वह झोपड़ी बनाकर रह रही थी। पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी माँ के साथ बड़ा अन्याय किया। अंततः एक अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा ने बैगा राजकुमार को अपनी राजसिंहासन सौंपते हुए कहा। इस प्रकार बैगा राजकुमार बैगा राजा बन गया। एक दिन राजा ने बैगा राजकुमार से पूछा कि यह सच्चाई उसे कैसे पता चली। इस पर बैगा राजकुमार ने बताया कि यह बात मुझे उसकी शेरनी माँ ने बताई थी, किंतु यह कि उचित समय आने पर ही मैं इस बात को प्रकट करूं, जिससे
आपको विश्वास हो सके। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने शेरनी और उसके पुत्रों को धन्यवाद दिया। बैगा राजा ने भी अपनी शेरनी माँ और शेर भाइयों की सुरक्षा के लिए इस जंगल में शिकार करने की मनाही करवा दी जहाँ वे लोग रहते थे। उसके बाद बैगा राजा न्यायपूर्वक राज्य करने लगा।